फ्रेंड्स, मैं हूँ अफसाना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल। चलिए देखते हैं एनिमल किंगडम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो एनिमल किंगडम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसके कॉमन कैरेक्टर्स, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, देन उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, और उसके बाद फाइलम में जो कॉमन पॉइंट्स होंगे, जितने सिंगल फाइलम हैं उनके कॉमन पॉइंट्स होंगे वो, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं कि एनिमल किंगडम के क्या क्या कॉमन कैरेक्टर हैं। सबसे पहले एनिमल किंगडम जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब यूकैरियोटिक होंगे, साथ ही साथ मल्टी सेलुलर होंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर में होंगे तो उनमें क्या क्या कैटेगराइजेशन होगा, जैसे कि मल्टी सेलुलर हैं तो उनमें सेलुलर लेवल भी हो सकता है, टिश्यू लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल भी हो सकता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हो सकता है। उसके बाद ये जो एनिमल किंगडम है उनमें सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे हेटेरोटॉपिक होते हैं, विदाउट सेल वॉल होते हैं। एनिमल किंगडम के जितने भी सेल होंगे वो विदाउट सेल वॉल होंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं। बहुत ही रेयरली एनिमल जो होंगे वो मोबाइल नहीं होंगे, नॉन मोबाइल होंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो मोबाइल होते हैं। देख लेते हैं फाइलम में क्या है। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को हम लोग निडेरिया भी बोलते हैं, उसको सिनिडेरिया मत पढ़िएगा, निडेरिया होता है। टीनोफोरा प्लैटीहेलिमेंथस, एस्केलमेंथस जिसको हम लोग नेमाटोडा भी बोलते हैं। और उसके बाद है एनेलिड्स, ऑर्थोपोड्स, मॉलस्क, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा एंड लास्टली द कोडेटा। अब इसको याद करने का जो तरीका है उसको एक दो बार रिपीट कीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। पॉरीफेरा से पूरी, ठीक है। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा को पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा को बोलेंगे पूरी सिलो, ठीक है। टीनोफोरा को बोलेंगे टीनो, प्लैटीहेलिमेंथस को बोलेंगे प्लैटी। तो पूरी सिलो टीनो प्लैटी। एस्केलमेंथस जिसको नेमाटोडा ही बोलते हैं तो उसको बोलेंगे नेमा। एनेलिड्स को बोलेंगे एन्ना, ऑर्थ्रोपोडा को बोलेंगे आर्था, ठीक है। मॉलस्का को बोलेंगे मॉल्लू और एकाइनो को बोलेंगे एकी और हेमिकोडेटा को बोलेंगे हेमी। तो क्या बोलेंगे, पूरा एक बार पढ़ के सुना देते हैं। पूरी सिलो टीनो प्लैटी, नेमा अन्ना, अर्था मॉल्लू, एची हेमी। याद हो जाएगा, दो दो करके बोलना है। पूरी सिलो टीनो प्लैटी, नेमा अन्ना, अर्था मॉल्लू, एची हेमी। अब जो पहला फाइलम है वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है जो बॉडी डिज़ाइन है उसमें बहुत ही मिनिमल डिफ्रेंसिएशन होता है और डिवीजन ऑफ टिश्यू होता है। टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है और टिश्यू परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन को, ठीक है। तो पॉरीफेरा में क्या होगा कि कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होगा, वो सेलुलर लेवल होगा, ठीक है। एक प्रॉपर एक ग्रुप ऑफ सेल नहीं होगा जो एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा, उसी को कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात है ये एसिमेट्रिक होता है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी है, सिमेट्री है, एक तरफ आंख है तो दूसरी तरफ भी आंख है। तो एक बॉडी में हमारे सिमेट्री है, एक हाथ है तो दूसरा भी हाथ है, तो एक तरह का सिमेट्री होती है हमारी बॉडी में। लेकिन जो पॉरीफेरा होता है उसमें किसी तरह का सिमेट्री नहीं होता। तीसरी जो बात आती है वो है डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। आउटर लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है, इनर लेयर होता है। तो आउटर लेयर को हम लोग बोलेंगे एक्टोडर्म, ठीक है। डर्मा मतलब होता है लेयर, तो आउटर लेयर को हम लोग बोलेंगे एक्टोडर्म, मिडिल लेयर को बोलेंगे मीजोडर्म और इनर लेयर को बोलेंगे एंडोडर्म। अंदर की तरफ भी लेयर है जिसमें ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो जो अंदर वाला जो लेयर होगा है ना, तो बोलेंगे एंडोडर्म। और जो उसके बीच में यानी एक्टो और एंडो के बीच में जितने लेयर्स होंगे वो सारे होंगे मीजोडर्म। समझ आई बात। तब आते हैं पॉरीफेरा की बात करते हैं। तो पॉरीफेरा क्या होता है, पॉरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक होता है। सिर्फ उसमें आउटर लेयर होगा, ठीक है, और इनर लेयर होगा, मिडिल लेयर होगा ही नहीं होगा, ठीक है। उस मिडिल लेयर नहीं होता इसीलिए बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डाई से डिप्लो, तो दो लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तीन लेयर हो जाएगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। अब एसिलोमेट होता है, क्योंकि दो लेयर ही मौजूद होता है इसीलिए इसमें सिलोम मौजूद नहीं होता, कोई कैविटी मौजूद नहीं होता। सिलोम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। जैसे हमारे अंदर है बॉडी कैविटी है, उसी में हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, तो वो बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होता। क्योंकि सिलोम मौजूद नहीं होता यानी कैविटी मौजूद नहीं होता, इसीलिए कहेंगे एसिलोमेट। इसके हैबिटेट की बात करें तो ये मरीन हैबिटेट होता है, यानी ये समुद्री होता है। समझ आए। पॉरीफेरा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
पॉरीफेरा को हम लोग स्पॉन्जेस कहते हैं, कॉमनली इसको स्पॉन्जेस कहते हैं। और इनमें पॉरीफेरा, ठीक है, पॉरी का मतलब ही होता है जिसमें पोर्स मौजूद हो, ठीक है। तो पॉरीफेरा में पोर्स मौजूद होते हैं, इसीलिए इसका नाम भी पॉरीफेरा पड़ गया। और जो पोर्स मौजूद होते हैं पूरे बॉडी पे होते हैं, और पूरे बॉडी पे जो पोर्स, जो होल होते हैं, उसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। इसमें कनाल सिस्टम होता है जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर करता है थ्रू आउट दी बॉडी, और उसी सर्कुलेशन ऑफ वाटर से इसके बॉडी के अंदर पानी जाता है, और वही पानी खाना भी लेकर जाता है और ऑक्सीजन भी लेके जाता है। साथ ही साथ जो इसका आउटर स्किन होता है यानी एक्सोस्केलेटन, वो एक हार्ड सब्सटेंस से कवर्ड होता है। और उसके बाद बात करते हैं पॉरीफेरा मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल। पॉरीफेरा नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये क्योंकि बहुत प्रिमिटिव होता है ना, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं और अटैच होते हैं सॉलिड सरफेस से। समझ आ गई बात। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है यूप्लेक्टेला, जिसको हम लोग वेनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। यूप्लेक्टेला इसका साइंटिफिक नेम है और वेनस फ्लावर बास्केट इसका कॉमन नेम है। दूसरा है साइकॉन, जिसको हम लोग स्काइफा बोलते हैं। यू स्पॉन्जिया, जिसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। अब इसका फिगर देख लीजिए। यूप्लेक्टेला देखिए इस तरह का होता है, और साइकॉन का पिक्चर ये है। साइकॉन में जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इसके अंदर ये जो अंदर में आपको दिखाई दे रहा है, एक कैविटी टाइप का दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिनल कैविटी नहीं होती। आपका क्वेश्चन होगा कि इसमें कैविटी दिख रही है, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है वो कैविटी होती है अंदर में, तो वो कैविटी रियल कैविटी नहीं होती। रियल कैविटी होने का मतलब ये है, डर्मल लेयर कैविटी बनाता है ना, तब बोलेंगे उसको बॉडी कैविटी, ठीक है। ये कैविटी नहीं है क्योंकि इसमें मेसोडर्म मौजूद ही नहीं होता। समझ आई बात। इसकी जो आउटर वाले जो हैं पोर्स हैं, सब बाहर में जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे, इसीलिए इसको पॉरीफेरा भी बोलते हैं। अब यू स्पॉन्जिया स्पॉन्जिला का फिगर देख लीजिए। यू स्पॉन्जिया कुछ इस तरह का होता है और स्पॉन्जिला कुछ इस तरह। नाउ कम टू द नेक्स्ट फाइलम, सीलेंट्राटा। सीलेंट्राटा का जो कॉमन पॉइंट है वो देख लेते हैं। एक तो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ जो सेल होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और टिश्यू जो है वो फंक्शन करता है। समझ आई बात। दूसरी बात है रेडियल सिमेट्री होती है। हमने पॉरीफेरा में देखा था कि एसिमेट्रिक होता है, सीलेंट्राटा में रेडियल सिमेट्री होती है। और रेडियल सिमेट्री होने का मतलब क्या है बताते हैं। जैसे एक फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल को किसी तरफ से आप उसमें लाइन ड्रॉ कीजिएगा ना, मतलब उसके डायमीटर के अलोंग, तो क्या होगा, सब तरफ से वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, है ना, हर तरफ उसका सेम आएगा। डायमीटर अगर हम उसका ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से कीजिए, साइड से कीजिए, इधर से कीजिए, उधर से कीजिए, कहीं से भी कीजिएगा ना तो वो इक्वली डिवाइड होगा। समझ आई बात। उसी को कहते हैं रेडियल सिमेट्री, यानी अगर उसके रेडियस से कोई चीज क्रॉस करेंगे तो वो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। जो थर्ड पॉइंट सीलेंट्राटा का है वो है ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। पॉरीफेरा की तरह ये भी डिप्लोब्लास्टिक होता है। एसिलोमेट होगा, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक होगा तो एसिलोमेट होना ही होना है। तीसरी बात है कि ये वाटर में रहते हैं। इनका हैबिटेट की बात करें तो ये वाटर में रहते हैं। अब सीलेंट्रेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसको हम लोग निडेरिया कहते हैं, कॉमनली इसको निडेरिया कहा जाता है। दूसरी बात ये है कि इसमें निडोब्लास्ट होता है। रीजन यही है निडेरिया कहने का, इसमें निडोब्लास्ट या निडोसाइट होता है। एक ऐसा सेल होता है जिसको हम लोग स्टिंगिंग सेल भी कहते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल बोलते हैं या फिर नेमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स पे या फिर बॉडी पे। इसका फंक्शन क्या है, ये एंकरेज का फंक्शन करता है, डिफेंस का, और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। अच्छा, कभी भी आप जेलीफिश को देखें, मतलब ओरिजिनली तो नहीं देखे होंगे पर ऐसे तो पिक्चर में कहीं भी देखे ही होंगे, जेलीफिश बहुत खूबसूरत लगती है, तो उसमें जो लंबे लंबे दिखाई देते हैं ना, वो एक्चुअली में जेलीफिश होते हैं। रुकिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जेलीफिश का ये टेंटिकल्स है। ये समझ आ रही बात, ये सारा जेलीफिश का ये टेंटिकल्स है, जो कि इसी में नेमेटोसाइट्स होते हैं। समझ आई। और वही फंक्शन करता है एंकरेज का भी, डिफेंस का भी और कैप्चर का भी। किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होगा तो वो भी इसी का हेल्प लेगा। दूसरी बात है, अगर कोई खतरा इसको नजर आएगा तो भी वो टेंटिकल्स का ही, नेमेटोसिस्ट का ही हेल्प लेता है, और कैप्चर करने के लिए प्रे भी नेमेटोसिस्ट ही हेल्प करता है। समझ आ गई बात। इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इसमें निडेरियंस में सारे निडेरियंस जो होते हैं वो सिंगल सिंगल, जैसे जेलीफिश को भी देखिएगा तो वो सिंगल सिंगल अपना चलती रहती है। एक वाहिद निडेरिया है जो कि एक ग्रुप में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोरल। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये कोरल का ही पिक्चर है। और इसमें क्या होता है, आउटर लेयर जो होता है इसको हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं। मैंने पहले ही बताया, आउटर लेयर को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इसमें डिपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो एक साथ सारे जमा हो जाते हैं और इसमें होते होते डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। और ये कॉलोनीज में रहते हैं। याद रखिएगा, जो कोरल्स होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज मतलब बहुत सारे इकट्ठे एक जगह, वो बिल्कुल एकदम पहाड़ जैसे दिखेंगे, ठीक है।
तो इस तरह का ये होता है कोरल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जो अकेले रहने वाले हैं वो है हाइड्रा, ऑरेलिया, अडाम्सिया। हाइड्रा को तो जानते ही हैं आप, हाइड्रा बहुत कॉमन है, उसमें आप रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे हाइड्रा को। ऑरेलिया जिसको हम लोग जेलीफिश बोलते हैं, अडाम्सिया जिसको हम लोग सी एनिमोन बोलते हैं, फाइसेलिया जिसको हम लोग पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, पेनाटोला सी पेन बोलते हैं, गॉर्गोनिया को सी फैन कहते हैं, मैंड्रीना को ब्रेन कॉरल बोलते हैं, और एक है लास्ट ओबेलिया। अब सबके पिक्चर देख लेते हैं। ये है हाइड्रा। हाइड्रा में देखिएगा सीलन ट्रेड्स मैंने बताया कि डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है आउटर लेयर और इनर लेयर, और इनर लेयर और आउटर लेयर होने की वजह से इसमें कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि कैविटी जो बनती है वो मिडिल लेयर से बनती है। समझ आई बात? तो मिडिल लेयर से बनती है, तो यहाँ पे जो कैविटी आपको हाइड्रा में दिखेगा वो ओरिजिनल कैविटी नहीं है, वो मिडिल लेयर से बनाई हुई कैविटी नहीं है। तो ये देखिएगा इसमें गैस्ट्रोडर्मिस है, ये मतलब अंदर वाला गैस्ट्रोडर्म है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और ये है गैस्ट्रोडर्मिस, इसका जो लेयर है ऊपर में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह का, ये जो लेयर दिख रहा है ये गैस्ट्रोडर्मिस है। ये देखिए ये टेंटिकल्स है, ये सारे टेंटिकल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी में स्टिंगिंग सेल्स हैं, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, लिखा हुआ है स्टिंगिंग सेल्स हैं। और ये फिर नीचे में फूट है जिससे वो नीचे से अटैच हो जाता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। तो ये सब अकेले रहते हैं, और हाइड्रा जो है वो नॉन मोटाइल होता है, मोटाइल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी है ना, प्रिमिटिव है। तो एनिमल जो किंगडम होता है वो मोटाइल होता है, मोस्टली मोटाइल होता है, लेकिन जो प्रिमिटिव वाले हैं उसमें कुछ जो है वो मोटाइल भी होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल भी होते हैं। समझ आई? उसके बाद बात करते हैं जेलीफिश की। तो जेलीफिश का मैंने बता दिया है कि इसके जो टेंटिकल्स होते हैं उनमें नेमेटोसिस्ट होते हैं, इसमें भी फिर है अडाम्सिया का पिक्चर कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट है मैंड्रीना। मैंड्रीना को हम लोग ब्रेन कोरल बोलते हैं, ठीक है, ये पिक्चर आप पहले देख चुके हैं। फाइसेलिया देखिए इस तरह का होता है, गॉर्गोनिया इस तरह का होता है जिसको हम लोग सी फैन बोलते हैं। ये फैन की तरह दिख रहा है, इसी वजह से इसको सी फैन बोलते हैं। नेक्स्ट है ओबेलिया और सी पेन, ठीक है, तो ये ओबेलिया इस तरह का होगा और सी पेन इस तरह का होगा। अब जो नेक्स्ट है वो टीनोफोरा। टीनोफोरा के कुछ कॉमन पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, एसिलोमेट होता है, और इसका हैबिटेट मरीन होता है, यानी ये समुद्री होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या है? कॉमनली इसको सी वॉलनट कहा जाता है या कॉम जेलीज बोला जाता है। सी वॉलनट क्यों कहा जाता है बताते हैं, क्योंकि ये वॉलनट की जैसा होता है। वॉलनट आपने देखा है कभी, जो ब्रेन जैसा होता है ना, वो उसी को वॉलनट बोलते हैं। अखरोट बोलते हैं उसको, हिंदी में अखरोट बोलते हैं। तो सी वॉलनट क्योंकि ये समुद्र में रहता है और वॉलनट जैसा दिखता है, इसलिए इसको सी वॉलनट बोलते हैं। तो कॉम जेली इस वजह से ही कहते हैं क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है उसमें 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होते हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि ये बायोल्यूमिनेसेंस करता है, यानी कि वैसा प्रॉपर्टी होता है इसमें कि ये लाइट को इमिट करे, ठीक है। जब भी ये मूव करता है तो ये लाइट इमिट करता है, ठीक है, इसी को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। उसके बाद इसके एग्जांपल में है प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। इस तरह का पिक्चर होता है, ये टीनोप्लाना है और ये प्लूरोब्रैकिया है। अब बात करते हैं प्लैटीहेलिमिन्थस की। तो प्लैटीहेलिमिन्थस के कुछ कॉमन पॉइंट्स ये हैं कि इसमें टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अभी तक ऑर्गन सिस्टम नहीं आया है, ठीक है। टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यहाँ से बाइलेटरल सिमेट्री हो जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री होने का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी एक प्लेन से अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। अगर आप रेक्टेंगुलर पेपर या स्क्वायर पेपर ले लीजिएगा तो किसी भी एक प्लेन में अगर आप उसको बांटिएगा, ठीक है, तो वो 2 हाफ में बढ़ जाएंगे। समझ आई बात? जैसे हमारी बॉडी अगर हम अपने आप को हाफ करें तो इधर भी आई मिलेगा, इधर भी आई मिलेगा, इधर भी हैंड है, इधर भी हैंड है, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री इसी को कहते हैं। उसके बाद इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी 3 जर्म लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं बॉडी में, और एसिलोमेट होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब आप कहिएगा कि 3 जर्म लेयर हैं तो एसिलोमेट क्यों है? क्योंकि जो मिडिल लेयर है उसी से तो सीलोम बनता है, लेकिन यहाँ पे मिडिल लेयर जो होता है वो सीलोम का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसी वजह से ये एसिलोमेट होता है, यानी इसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है। इसके हैबिटेट की बात करें तो ये फ्री लिविंग होता है और पैरासाइट होता है। पैरासाइट होने का मतलब पता है कि किसी के बॉडी पे रहना, ठीक है, किसी को होस्ट। प्लैटीहेलिमिन्थस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसको कॉमनली हम लोग फ्लैट वर्म बोलते हैं क्योंकि ये
फ्लैट होता है। इसकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। जैसे हमारी बॉडी ना डॉर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट है, उसी तरह से प्लैटीहेलिमिंथस भी डॉर्सल और वेंट्रल साइड से, या आगे की तरफ को वेंट्रल बोलते हैं, पीछे की तरफ को डॉर्सल बोलते हैं, तो डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैट होता है। इसी वजह से हम इसको फ्लैट वर्म बोलते हैं और प्लैटीहेलिमिंथस बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती, यानी कि ये एसिलोमेट होता है। मैंने पहले ही बताया कॉमन पॉइंट्स में कि ये एसिलोमेट होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद। उसके बाद ये है कि इसमें जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का जो फंक्शन करता है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम लोग फ्लेम सेल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लैटीहेलिमिंथस में फ्लेम सेल्स होते हैं और फ्लेम सेल्स को ही हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं उनमें हुक्स और सकर्स होते हैं। जाहिर सी बात है जब किसी को होस्ट बनाएगा और उससे अपना न्यूट्रिएंट लेगा तो उसमें कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन होना जरूरी है कि उससे वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सके। इसी वजह से हुक्स और सकर्स मौजूद होते हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं किसी भी बॉडी को होस्ट बनाने में और उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट, किसी भी बॉडी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सके अपने बॉडी सरफेस के किसी न किसी ऑर्गन से डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो फ्री लिविंग फॉर्म्स में है प्लैनेरिया। प्लैनेरिया को अक्सर आप रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन के पार्ट में देखेंगे, जो रीजनरेशन वाला होता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब रीजनरेशन होता है तो उसमें प्लैनेरिया का एग्जाम्पल जरूर रहता है, क्योंकि प्लैनेरिया रीजनरेशन करता है। रीजनरेशन का मतलब हम बता दें, रीजनरेशन का मतलब है कि बॉडी पार्ट को कहीं से भी वो कट हो गया, ठीक है, तो फिर से वो रीजनरेट कर जाएगा। जैसे कभी आपने छिपकली को देखा है, छिपकली की पूंछ जब कट जाती है ना तो फिर से वापस आ जाती है, उसी को कहते हैं रीजनरेशन। तो प्लैनेरिया में क्या होता है, कोई सा भी बॉडी पार्ट काट दो, जैसे कि माउथ से नीचे लेके काट दो, ऐसे भी काट दो, वो रीजनरेट कर ही जाता है। तो ये प्लैनेरिया का एग्जाम्पल अक्सर रीजनरेशन में, अक्सर क्या हमेशा ही होता है, प्लैनेरिया का एग्जाम्पल रीजनरेशन में होता है। और ये फ्री लिविंग फॉर्म्स है, ये पैरासिटिक फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट है पैरासिटिक फॉर्म। पैरासिटिक फॉर्म में एग्जाम्पल है टीनिया, जिसको हम लोग टेपवर्म कहते हैं, और फैशियोला, जिसको हम लोग लिवर फ्लूक कहते हैं। और एक और होता है इसमें सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा को हम लोग ब्लड फ्लूक भी बोलते हैं। ठीक है, जो ब्लड सक करता है ना उसी को कहते हैं सिस्टोसोमा। हेमाटोबियम, जिसको हम लोग ब्लड फ्लूक बोलते हैं। एक बार पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर देखने से क्या होता है ना, विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म कैसा होगा। तो जैसे प्लैनेरिया का देख लीजिए, प्लैनेरिया कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद ये है टेपवर्म, है ना, टेपवर्म में देखिए स्कॉलेक्स होता है। प्लैनेरिया फ्री लिविंग है, इस वजह से उसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं होती है, कोई सकिंग ऑर्गन मौजूद नहीं होता। लेकिन टेपवर्म क्योंकि ये पैरासिटिक फॉर्म है इसलिए इसमें स्कॉलेक्स मौजूद होता है। उसी तरह लिवर फ्लूक में क्या होता है, सकर्स मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती हैं किसी भी बॉडी से, जो होस्ट बॉडी होती है उससे न्यूट्रिएंट ये ले पाए, इसी वजह से इसमें ये ऑर्गन्स मौजूद। अब बात करते हैं नेमाटोडा की, नेम्मा की। ठीक है, नेम्मा हमने याद किया था, तो नेम्मा की बात करते हैं। तो नेम्मा के कुछ कॉमन पॉइंट्स ये हैं, इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल का मैंने बता दिया था कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं जिनमें ऑर्गन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सिस्टम नहीं डेवलप होता, जैसे हमारे में होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, स्क्रिटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बस ऑर्गन्स हो जाते हैं। सही है, तो ऑर्गन्स इसमें हो जाता है, इसीलिए कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात है कि ये बायलेटरल सिमेट्री होती है। अब जितने भी आएंगे ना वो सारे बायलेटरल, यानी प्लैटी से लेकर के आखिरी तक हेमीकॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा सारे जो हैं वो बायलेटरल सिमेट्री के होंगे। सही है, उसके बाद है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बता दें, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है प्लैटीहेलिमिंथस से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। स्यूडोसिलोमेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्किलमेंथस का कि स्यूडोसिलोमेट होता है। अब कहिएगा स्यूडोसिलोमेट कौन सी बला है भाई, तो स्यूडोसिलोमेट क्या होता है कि मीजोडर्मल जो लेयर होती है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर मैंने बताया था कि 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। आउटर लेयर जो बनाता है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, जो इनर लेयर बनाएगा उसको बोलेंगे एंडोडर्म। अब जो बीच वाला जो बचा वो जो लेयर होगी उसको कहेंगे मीजोडर्म। अब किसी में क्या होता है, मीजोडर्म प्रॉपर रहता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन किसी में मीजोडर्म है लेकिन वो पैचेस में मौजूद है, ठीक है, वो प्रॉपर लेयर नहीं है, सिर्फ पैचेस में मौजूद है, और पैचेस होने की वजह से कैविटी होगी। अब एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जैसे कि एक प्लेट ले लीजिए, ठीक है, प्लेट में खाना लीजिए, सही है, और खाना का पूरा एक लेयर बना दीजिए, ठीक है, तो वो खाना का जो लेयर है,
तो वो एक सीक्वेंस में है, लेकिन अगर उसको निवाला निवाला करके रखिएगा तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस बच जाएगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा जो स्पेस बच जाएगा तो वो कैविटी की तरह बन जाएगा। तो वही जो कैविटी बनी ना, तो कैविटी तो बन गई, कैविटी तो बन गई ना। तो कैविटी जो बनी, इसीलिए कहें वो ओरिजिनल कैविटी तो नहीं हुई ना, इसी वजह से इसको कहेंगे स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो फॉल्स सिलोम को कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। समझ आई बात। नेमेटोडा में क्या होता है कि जो मेसोडर्मल लेयर होती है ना, वो क्या होती है, वो पैचेस में होती है, जिसकी वजह से कैविटी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो ओरिजिनल कैविटी नहीं बनती, वो एक मेसोडर्मल के पैचेस होने की वजह से कैविटी बन जाती है, इसीलिए कहते हैं फॉल्स कैविटी स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, इसका हैबिटेट देख लेते हैं। ये जो है वो जनरली पैरासाइट्स होते हैं। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इसको हम लोग राउंड वॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है ना वो सिलेंड्रिकल होती है। सही है, राउंड और सिलेंड्रिकल होती है। इसका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो कंप्लीट होता है, और इसकी जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होते हैं वो रिमूव करते हैं वेस्ट बॉडी से। जो बॉडी का जो वेस्ट होगा वो एक्सक्रीटरी ट्यूब से रिमूव होगा थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, यानी बाहर निकलने के लिए एक्सक्रीटरी पोर मौजूद होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में है एस्कैरिस, जिसको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं, वॉचेरिया जिसको हम लोग फ्लैरियल वर्म बोलते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हम लोग हुक वर्म बोलते हैं। एस्कैरिस तो आई थिंक पता ही है, हम लोग जोंक भी बोलते हैं, है ना। एस्कैरिस राउंड वर्म उसी को कहते हैं। वॉचेरिया से एलिफेंटियासिस हो जाता है, वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टिस का पूरा नाम है, फ्लैरियल वर्म कहते हैं, और इससे एलिफेंटियासिस हाथी पैर, मतलब उसके जो हाथ पैर होंगे ना वो फूल जाएंगे उनके, क्योंकि लिम्फ नोड्स अगर पता हो तो लिम्फ नोड उसमें स्वेल कर जाते हैं, इसी वजह से हाथ पैर जो होते हैं वो फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हाथी जैसा पैर हो जाना, इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस, एलिफेंट फुट। समझ आई बात। तो ये पैरासाइट्स होते हैं और ये डिजीज काउज करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। एस्कैरिस देखिए इस तरह का होता है, अगर कभी आपने जोंक देखा हो तो इस तरह का जोंक होता है। और ये देख लीजिए, जो मेल होता है ना वो छोटा होता है, और जो फीमेल होती है वो लंबी होती है। सही है, और मेल थोड़ा सा ऐसे कर्व भी होता है। पिक्चर में अगर आप देख रहे हैं, ये जो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये मेल है और ये फीमेल है। तो फीमेल जो है वो लंबी है और मेल जो है वो छोटा है। और ये है वॉचेरिया जो कि लिम्फ नोड में स्वेलिंग करा देता है, जिसकी वजह से एलिफेंट फुट हो जाता है। और ये तीसरा है एनसाइक्लोस्टोमा, ये भी डिजीज कराता है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको नहीं पढ़ना इतना। अब जो नेक्स्ट फाइलम आता है वो एनालिड्स, यानी अन्ना। ठीक है, अन्ना बोलते हैं ना, केरला में अन्ना बोलते हैं। तो अन्ना जो है, अन्ना में जो कॉमन पॉइंट्स है वो ये है कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, मतलब एनालिड से, अन्ना से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गन जो है वो अब सिस्टम का फॉर्मेशन कर देता है। सही है। और बायोलेटरल सिमेट्री होती है, मैंने बताया कि अब जितने भी आएंगे सब में बायोलेटरल सिमेट्री, टिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, यहाँ पे आ जाती है बात। तो एस्केलमेंथस में हमने देखा कि वो स्यूडोसिलोमेट होता है, लेकिन ये अब सिलोमेट हो गया, यानी कि इसका जो मेसोडर्मल लेयर है वो कैविटी का फॉर्मेशन कर देगा। तो कैविटी का फॉर्मेशन अगर कर दिया तो बोलेंगे बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, यानी ये सिलोमेट है, यानी सिलोम प्रेजेंट है इसमें। इसका हैबिटेट क्या होता है, ये फ्रेश वाटर होता है, मरीन भी होता है और साथ साथ लैंड पे भी रहता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए कि ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होने का मतलब ये है कि इनमें लाइनिंग होगी। ठीक है, अर्थवर्म को देखा है ना, कितनी छोटी छोटी लाइनिंग होती है, पूरा ऊपर से नीचे तक जो है लाइनिंग होती है, और वह अंदर से भी होती है और बाहर से भी होती है। अगर उसको डाइसेक्ट कीजिएगा ना, है ना, कभी कॉलेज वगैरह में डाइसेक्शन होता है तो कभी उसको डाइसेक्ट कीजिएगा ना तो वो अंदर से भी वो लाइनिंग दिखती है। तो मेटामेरिकली सेगमेंटेशन उसी को कहते हैं। सही है। उसके बाद बात आती है कि ये फ्री लिविंग होता है और कुछ जो है वो पैरासिटिक फॉर्म भी होते हैं इसमें। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसका कि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज होता है। जितने भी नॉन कॉर्डेट्स आप देखेंगे जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसी में होगा जिसमें ऑर्गन सिस्टम होगा। ठीक है, तो जहां से ऑर्गन सिस्टम शुरू हो जाता है उनमें सारे में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो सारे में ओपन होता है। सिर्फ एनालिड्स एक ऐसा फाइलम है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। तो याद रखिएगा, अन्ना में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज हो जाता है और अन्ना जो है वो सिलोम इसमें
प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होता है। ये इनकी खास बातें हैं। अब एनालिड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि नेरिस एक एग्जाम्पल है एनालिड्स का, इसका पिक्चर हम दिखाएंगे अभी आपको। तो नेरिस में क्या होता है, लेटरल अपेंडेजेस मौजूद होते हैं जिसको हम लोग पैरापोडिया बोलते हैं, ठीक है, लेटरल होते हैं वो। लेटरल तो समझ में आ रहे, जैसे हमारे हाथ पैर लेटरल होते हैं ना, उसी तरह से नेरिस में भी पैरापोडिया लेटरल होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं स्विमिंग में। और जो एनालिड्स की एक खास बात और ये है कि नेफ्रीडिया मौजूद होता है। नेफ्रीडिया एक्चुअली ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए मौजूद होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह सकते हैं इसको, नेफ्रीडिया को, इसके सिंगुलर को हम लोग नेफ्रीडियम बोलते हैं। अगर एनालिड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में है नेरिस जो कि डायोसिस होता है। नेरिस में पैरापोडिया भी मौजूद होता है। डायोसिस का मतलब नहीं पता तो मैं बताती हूँ अभी। डायोसिस का मतलब ये होता है कि जो मेल और फीमेल है वो दोनों अलग अलग होने को कहेंगे डायोसिस। मतलब दो चीजें, डाई का मतलब दो, जो ऑर्गेनिज्म जो दो होंगे, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे उसको कहेंगे डायोसिस, और जिसमें मेल और फीमेल एक ही में हो जाएंगे उसको कहेंगे मोनोइशियस। तो डायोसिस क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, उसी को हम लोग डायोसिस कहते हैं। तो नेरिस में एक खास बात यह है कि इसमें पैरापोडिया होता है, और दूसरी खास बात यह है नेरिस जो होते हैं वो डायोसिस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है फेरेटिमा यानी अर्थवर्म। अर्थवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरेटिमा, और ये हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट होने का मतलब होता है मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में मौजूद होगा, इसी को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट या मोनोइशियस। सही है। तीसरा एग्जांपल है हिरुडिनेरिया, जिसको हम लोग ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, ठीक है। लीच को हम लोग हिरुडिनेरिया बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम हिरुडिनेरिया है। सही है। अब इसके एग्जाम्पल को थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। अर्थवर्म तो सबने देखा है, वो तो हर जगह, अगर बरसात के टाइम में देखिएगा तो बहुत सारी जगह पे मौजूद होगा। नेरिस नहीं देखा होगा आपने, तो नेरिस इस तरह का होता है, देख लीजिए। इसमें जो लेटरल अपेंडेजेस हैं इसी को हम लोग पैरापोडिया बोलते हैं। लीच भी आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, वो एक्चुअली क्या होता है, इस तरह का होता है। देखिए इसमें जो है आगे में लीच में ब्लड सकिंग लीच है ना ये, तो लीच कुछ इस तरह का होता है। समझ आई बात? ब्लैक कलर का बिल्कुल होगा, और ये ऐसे बॉडी में इस तरह से चिपक जाता है ना, इसीलिए ये पैरासाइट होता है। बाकी ये दोनों तो फ्री लिविंग है। तो लीच जो होता है वो पैरासाइट। बात करते हैं आर्था की, यानी आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा का जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब में चलेगा, साथ साथ बायलेटरल सिमेट्री चलेगी, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, एंड देन हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर और लैंड है। आर्थ्रोपोडा की खास बात यह है कि ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया है। एनिमेलिया में जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम कहने का मतलब ये है सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म इसी में मिलते हैं, और इसमें इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट तो पता ही कितने ज्यादा होते हैं, कितनी वैरायटी होती है इंसेक्ट की। आसपास अपने देखिएगा तो बहुत तरह के इंसेक्ट मिल जाएंगे। तो इस तरह से याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा, हर तरफ आर्थ्रोपोडा ही दिखेंगे, इंसेक्ट ही दिखेंगे। तो इसी वजह से आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम होते हैं। और आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होने का मतलब है कि काइटिन से एक्सोस्केलेटन बनता है, और आर्थ्रोपोडा इसलिए कहते हैं, ये बता दे रहे। आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडा का मतलब होता है पैर। तो जिसमें जॉइंटेड लेग्स होंगे उसी को बोलेंगे आर्थ्रोपोडा। सही है। आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो काइटिनस होती है, जिसको हम लोग कहते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो 3 चीजों में डिवाइड हो जाती है, हेड में, थोरैक्स में। अब जो है आर्थ्रोपोडा के कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा की जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम होता है। एक्चुअली क्योंकि ये लैंड पे भी होते हैं और वाटर में भी रहने वाले होते हैं, तो उससे अंदाजा लगा लीजिए जो वाटर में रहने वाले होंगे वो गिल्स का इस्तेमाल करेंगे, और जो जमीन पे रहेंगे उनमें ट्रैकियल सिस्टम होगा। सही है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो याद हो जाएगा आई थिंक उस हिसाब से, जैसे कि इंसेक्ट है तो इंसेक्ट में तो गिल्स नहीं होंगे ना, क्योंकि वो तो लैंड पे रह रहे हैं ना, तो इसी वजह से उनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है। और जो आर्थ्रोपोडा पानी में रहेंगे उनमें गिल्स होगा, बुक गिल्स होगा। उसके बाद इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं ओपन। मैंने कहा कि एनालिड्स को छोड़कर जितने भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एक्सेप्ट एनालिड्स। ठीक है। एनालिड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। जो ब्लड होता है वो वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो होता। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड क्या होता है, एक वेसल्स में जा करके पूरी बॉडी में जा रहा है। मान लो कि किडनी को वेसल्स जा रहा है, ठीक है, रीनल वेसल्स बोलेंगे, ठीक है। हार्ट को जा रहा है तो कार्डियक वेसल्स बोलेंगे, ठीक है। लिवर को जा रहा है
तो उसको हेपेटिक बोलेंगे, अगर वो लंग्स को जा रहा है तो पल्मोनरी बोलेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट वेजल्स होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो करते हैं। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें क्या होता है कि जितने भी ऑर्गन्स मौजूद होंगे वो डायरेक्टली बात करेंगे ब्लड में, उनमें कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होते, यानी कि उसमें जो ब्लड होंगे वो डायरेक्टली बात देंगे ऑर्गन को, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होगा। ठीक है, सीरोमिक कैविटी होगी वो ब्लड फिल्ड होगी। हमारी बॉडी जो है वो ब्लड फिल्ड नहीं होती है, हमारी जो कैविटी होती है वो ब्लड फिल्ड नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में जाता है, इसी वजह से। ठीक है, लेकिन एनालिड्स को छोड़कर जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें सारे में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, ओपन टाइप होगा। सही है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन थ्रू मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। अगर एक कॉकरोच को ले लीजिएगा ना तो कॉकरोच में पता चलेगा मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होता है उसके एक्सक्रीशन के लिए, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल्स में देखिए जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि हनी बी है जिसको हम लोग एपीज बोलते हैं, सिल्क वर्म जिसको हम लोग बॉम्बेक्स बोलते हैं, लैसीफेर लैक इंसेक्ट जिससे हम लोग लैक निकालते हैं। ठीक है, गोंद। स्पाइडर देख लें। ठीक है, स्पाइडर जो हमारे घरों में होता है। स्कॉर्पियन का जो वेनम होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो दवा वगैरह बनाने में काम आता है। हाउस फ्लाई हो गया, वो हमारे घरों में तो रहती। प्रॉन्स भी ऑर्थोपोडा में ही आते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं जो प्रॉन्स होते हैं वो फिश में आता है, लेकिन प्रॉन जो होता है वो ऑर्थोपोडा में आता है, वो फिश नहीं होता है। ठीक है, और प्रॉन्स को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, झींगा मछली बोलते हैं। ठीक, झींगा मछली बोलते हैं, लेकिन वो मछली नहीं होता है, वो ऑर्थोपोडा होता है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं वो देख लेते हैं। वेक्टर्स में देख लेते हैं। जो वेक्टर्स का मतलब है जो एक चीज को दूसरी जगह ले जाता है उसी को वेक्टर कहते हैं। जैसे मॉस्किटो वेक्टर है, एनाफिल्स मॉस्किटो मलेरिया का है, क्यूलेक्स है, एडीज है, ये सब डेंगू वगैरह को स्प्रेड करता है। फिर हाउस फ्लाई को हम लोग म्यूस्का बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम म्यूस्का है। ग्रिगेरियस पेस्ट है लोकस्टा। अभी बहुत टिड्डी दल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि टिड्डी दल आती है और पूरे फसल को बर्बाद करके चली जाती है, उसी को हम लोग लोकस्टा या लोकस्ट बोलते हैं। लोकस्टा जो है वो साइंटिफिक नेम है, लोकस्ट उसका कॉमन नेम है। फिर लिविंग फॉसिल्स में किंग क्रैब जिसको हम लोग केकड़ा बोलते हैं वो लिविंग फॉसिल है और इसका साइंटिफिक नेम ल्यूमुलस है। नेक्स्ट है स्कोलोपेंड्रा सेंट्रीपीड बोलते हैं। सेंट्रीपीड का मतलब 100 पैर। ठीक, 100 पैर वाला जो ऑर्थोपोड होगा उसी को हम लोग सेंट्रीपीड बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम स्कोलोपेंड्रा है। सही है। अब थोड़ा इसको विजुअलाइज कर लें। हनी बी को तो आपने देखा ही होगा। फिर बॉम्बेक्स होता है जो मिट्टी के कलर की जो बटरफ्लाई जैसी दिखती है ना, उसको बॉम्बेक्स बोलते हैं। लैसीफेर कुछ इस तरह का होता है। स्पाइडर तो देखा ही है, सबके घरों में होता है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, वो भी सबने देखा ही होगा। प्रॉन्स, इसी को हम लोग झींगा मछली बोलते हैं। किंग क्रैब ये इस तरह का होता है, इसको हम लोग लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम ल्यूमुलस है। फिर मॉस्किटो तो सबके घरों में रहता है, उसका तो कहना ही नहीं है। लोकस्टा जिसको हम लोग टिड्डी बोलते हैं, तो ये है लोकस्ट जो कि सारे फसल को बर्बाद। तो अब अपने मॉलू पे आ जाते हैं, यानी मॉलस्का पे आ जाते हैं। मॉलस्का के जो कॉमन पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट एंड हैबिटेट इसका मरीन एंड फ्रेश वाटर। मॉलस्का के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, यानी ऑर्थोपोड के बाद मॉलस्का आता है, तो ऑर्थोपोड फर्स्ट नंबर पे है और मॉलस्का सेकेंड नंबर। मॉलस्का की जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है कैलकेरियस शेल से। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेशन होता है। और इसके बाद जो है इसकी जो बॉडी होती है उसमें हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है और विसरल हम्प होता है, हम जिसको हम लोग कुबड़ बोलते हैं। ठीक है, तो विसरल इंटरनल हम्प, विसरल का मतलब होता है इंटरनल, तो इंटरनल हम्प होता है और इसका जो फुट होता है वो मस्कुलर होता है। सही है। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। जो फुट होता है वो एक्चुअली हेल्प करता है मूव करने में। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मॉलस्का के वो ये हैं कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, मैंने बता दिया। एनालिड्स को छोड़ के सारे के सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। एक्सक्रीशन जो होता है वो किडनी लाइक ऑर्गन से होता है। फिर नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में है पाइला जिसको हम लोग एप्पल स्नेल बोलते हैं, जिसको हम लोग घेंगा भी बोलते हैं। पिंक टाडा, पियल ऑस्टर, सीपिया जिसको हम लोग कटल फिश बोलते हैं। अगर कभी भी एग्जाम में कटल फिश आया तो फिश में मत लगा देगा, ये मॉलस्का में आता है। लॉलीगो जिसको हम लोग स्क्वाड बोलते हैं। यूनियो, उसके बाद है ऑक्टोपस, है ना, ऑक्टोपस जिसको हम लोग डेविल फिश बोलते हैं, 8 पैर होते हैं इसके। एप्लाइसिया जिसको हम लोग सी हेयर बोलते हैं। ठीक है, हेयर का मतलब पता है ना, खरगोश होता है, तो सी हेयर बोलते हैं क्योंकि वो उसी टाइप का दिखता है। डेंटालियम टस्क शेल बोलते हैं क्योंकि ये हाथी के दांत जैसा होता है। उसके बाद चीटोप्लियोरा जिसको हम लोग चिटॉन बोलते हैं। चिटॉन ही में एक्चुअली सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, इसके फिगर को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पाइला घेंगा को देखा ही है आपने, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो पाइला इस तरह का होता है, सीपिया इस तरह का होता है
और पियल ऑयस्टर जिसमें पियल होता है ना, तो बोलते हैं कि इसमें मोती निकला है, तो वो एक्चुअली पियल ऑयस्टर से, घेंगा से नहीं निकलता। फिर है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं। ऑक्टोपस जो होता है ना, वो डिफरेंट जगहों पर जा करके, है ना, जैसे डिफरेंट उसका जो सराउंडिंग होगा तो कमाउफ्लेज करता है। अपना जो कलर है ना वो चेंज करता जाता है, तो जैसे जैसे उसको सराउंडिंग मिलेगा उस तरह से कलर चेंज करेगा। सही है। उसके बाद ये है लॉलिगो। यूनियो, देखिए यूनियो कैसा होता है, ये एक्चुअली खाया भी जाता है यूनियो, चाइनीज़ वगैरह खाते हैं इसको। तो और फिर आप लाइसिया देखिए इस तरह का होता है। डेंटालियम मैंने बताया कि डेंटालियम एलिफेंट टस्क के जैसा होता है, तो ये एलिफेंट टस्क जैसा है डेंटालियम। और ये है चिटॉन। चिटॉन में सेगमेंटेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का जो कॉमन पॉइंट वो ये है, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इसमें जो एक चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखने की जरूरत है। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है कि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री हो जाती है। ऐसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो प्रिमिटिव वाले होते हैं ना, उनमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। जैसे हमने देखा कि टीनोफोरा में, सिलेंटाटा में, इन दोनों में रेडियल सिमेट्री है। ठीक है। बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री थी। लेकिन इकाइनो में क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है मामला। वो ये हो जाता है कि लार्वल स्टेज जो होता है वो क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री का होता है, लेकिन इसका जो एडल्ट हो जाता है वो क्या होता है, रेडियल सिमेट्री का हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए स्टारफिश। अगर स्टारफिश छोटा होगा, एक इमेजिनेशन बनाइए कि अगर स्टारफिश छोटा होगा तो मान लीजिए 4 आर्म्स हैं उसके, तो उस 4 आर्म्स में तो उसको करेंगे तो बायलेटरल सिमेट्री हो जाएगा। लेकिन अगर वही स्टारफिश, अगर उसमें 5 आर्म्स आ गए बड़े होने के बाद, क्या वो बायलेटरल सिमेट्री रहेगा? नहीं रहेगा ना, फिर वो रेडियल सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इकाइनोडर्मेटा एक एक्सेप्शनल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एनिमल किंगडम में फाइलम है जिसका एडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्री करता है और लार्वी बायलेटरल सिमेट्री होता है। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट जो आता है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो होता ही होता है, सिलोमेट भी होता है, और इसका हैबिटेट एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग और मरीन होता है, यानी कि ये फ्री लिविंग होता है। सही है। फ्री रहता है, किसी पे पैरासाइट वगैरह नहीं रहता। मरीन होता है मतलब ये समुद्री होता है, समुद्र में ही मिलेगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, इसमें स्पाइनी बॉडी होती है। और इकाइनोडर्मेटा जो नाम पड़ा है वो इसी, इकाइनोस जो है वो एक स्पाइनी मैमल्स है जिसको हम लोग हेजहॉग भी बोलते हैं। और डर्मा का मतलब होता है स्किन, मतलब वैसी स्किन जिसमें स्पाइन मौजूद होंगे, स्पाइनी मैमल्स की जैसे, उसी को कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। दूसरी बात यह है कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, अंदर का जो स्केलेटन होता है वो कैलकेरियस, उसमें ऑसिकल्स होते हैं। इसमें एक पिकुलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है जो हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर करने में और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में। सही है। तो इसमें भी वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है। तो इकाइनोडर्मेटा के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है एस्टेरियास जिसको हम लोग स्टारफिश बोलते हैं। दूसरा है इकाइनस जिसको हम लोग सी अर्चिन बोलते हैं। एंथीडॉन, फेदर स्टार, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर और फ्यूरा जिसको हम लोग ब्रिटल स्टार बोलते हैं। अब थोड़ा विजुअलाइज करते हैं इसको कैसा होता है। ये स्टारफिश देखा ये आपने, जैसे मैंने बताया ना बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री के बारे में, तो ये बड़े हो जाएंगे तो रेडियल सिमेट्री हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब ये छोटे रहेंगे, मतलब लार्वल स्टेज में मान लो कि 4 ही आर्म्स रहेगा, तो फिर ये बायलेटरल सिमेट्री रहेंगे लार्वल स्टेज में। सही है। फिर ये है सी कुकुम्बर। नेक्स्ट है सी अर्चिन, फेदर स्टार, ब्रिटल स्टार, ये इस तरह के होते हैं। तो इसको विजुअलाइज कर लीजिए। नेक्स्ट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा की कुछ कॉमन पॉइंट्स देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका हैबिटेट है मरीन एनिमल्स होते हैं। ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये है कि जो बॉडी होती है सिलिंड्रिकल होती है और इनमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक एंटीरियर पार्ट जिसको हम लोग प्रोबोसिस बोलते हैं, एक कॉलर रीजन होता है, एक ट्रंक होता है। ठीक है। इसमें एक नया फीचर आता है जिसको हम लोग कहते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, कुछ स्टेजेस में रहता है। कुछ स्टेजेस का मतलब जो इसके लार्वल स्टेजेस होंगे ना उसमें रहेगा। अब थोड़ा सा नोटोकॉर्ड के बारे में जान लेते हैं। नोटोकॉर्ड एक लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो कि रन करता है अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल, सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। जो गट रीजन होता है उससे हमारा जो नर्वस टिश्यू होता है उसको सेपरेट करता है। सही है। जैसे हमारे में वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, समझ लीजिए कि वही नोटोकॉर्ड है। जब वो प्रिमिटिव स्टेज में रहेगा तो उसको हम लोग नोटोकॉर्ड कहेंगे, और नोटोकॉर्ड ही बाद में जा करके वो वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। तो ऐसे याद रखने में आसानी होगी कि नोटोकॉर्ड एक्चुअली क्या होता है, उसी से वर्टिब्रल कॉलम बनता है। तो समझ जाइए कि नोटोकॉर्ड कहाँ पे मौजूद होगा। नोटोकॉर्ड जो मौजूद होगा वो बैक में मौजूद होगा। सही है।
और ये क्या करेगा, जो हमारी जो गट कैविटी है, जो हमारी डाइजेस्टिव कैविटी है, उसको जो है वो अलग करेगा, किससे, नर्वस टिश्यू से। नेक्स्ट चीज क्या है कि ये प्रोवाइड करता है प्लेस फॉर मसल्स अटैचमेंट, ठीक है, ताकि ये आसानी से मूवमेंट हो सके। और प्रोटोकॉर्डेट्स में प्रॉपर नोटोकॉर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है उनके लाइफ में। प्रोटोकॉर्डेट्स में बहुत सारी, हेमिकॉर्डेट भी प्रोटोकॉर्डेट में आते हैं। मैं कॉर्डेटा जब पढ़ाऊंगी आप लोगों को तब उसमें मैं बताऊंगी कि प्रोटोकॉर्डेट्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा जो हाफ कॉर्डेटा जिसको बोलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ स्टेजेस में नोटोकॉर्ड मौजूद होते हैं, क्योंकि इसका जो नेक वाला रीजन होता है ना, कॉलर वाला रीजन, उसमें थोड़ा सा नोटोकॉर्ड एक स्टेज में मौजूद होता है, इसी वजह से इसको हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं। हेमी का मतलब ही होता है हाफ हाफ, ठीक है, तो इसी वजह से इसको प्योर कॉर्डेटा नहीं बोलते हैं। और जिनमें नोटोकॉर्ड की शुरुआत हो जाती है उसी को हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन होता है, और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, क्योंकि ये मरीन होते हैं इसी वजह से। और इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। इसका जो एग्जाम्पल देख लीजिए, ये ब्लैनोग्लॉसस है और सैकोग्लॉसस इसका एग्जाम्पल है। और ब्लैनोग्लॉसस का ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है वो प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस ग्लैंड मौजूद होता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये कॉलर रीजन है, इसमें थोड़ा सा नोटोकॉर्ड होता है, इसमें थोड़ा सा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये ट्रंक वाला रीजन है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। क्लासिफिकेशन, जो नॉन कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन है उसको सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो टिश्यू लेवल में सीलेंट्रेट, स्टेनोफोर आ जाता है, और प्लैटीहेलिमेंथस में क्या आ जाता है, टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो क्या क्या आएगा, एस्केलेमेंथस से लेकर के हेमिकॉर्डेट्स तक, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है सिमेट्री। सिमेट्री में आता है रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री, और एक होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में तो पॉरीफेरा आ जाता है, और बाकी जो बचा सीलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा वो रेडियल सिमेट्री में आ जाता है। बायलेटरल सिमेट्री में कौन कौन सा आता है, प्लैटी, एस्केलेमेंथस, एनालिड्स, ऑर्थोपोडा, मॉलस्का और हेमिकॉर्डेट्स। एक बार इसको निमोनिक से याद कर लेते हैं हम, प्लैटी, निम्मा, एन्ना, अर्था, मोल्लू, हेमी, ठीक है। और इकाइनो में मैंने बता दिया कि जो लार्वी होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, और एडल्ट जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री के हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की, यानी 2 जर्म लेयर एंड 3 जर्म लेयर। तो 2 जर्म लेयर में क्या होता है, 2 जर्म लेयर में पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा होता है। इनमें क्या होता है, 2 जर्म लेयर्स होते हैं और सिलोम नहीं मौजूद होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं। और दूसरा आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लैटीहेलिमेंथस से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिसमें प्लैटीहेलिमेंथस एसिलोमेट होते हैं और बाकी एस्केलेमेंथस स्यूडोसिलोमेट होते हैं, और एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स, मॉलस्का और हेमिकॉर्डेटा क्या होते हैं, वो नेक्स्ट जो आता है वो बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी में जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होगा, जिसमें बॉडी कैविटी फॉल्स होगा, और जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी होगा। तो जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होगा उसको हम लोग एसिलोमेट बोलेंगे। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलिमेंथस ये सारे एसिलोमेट हैं। स्यूडोसिलोमेट में कौन होंगे, एस्केलेमेंथस, और सिलोमेट में क्या होंगे, एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। अब जो कॉर्डेट्स की जो वीडियो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो कॉर्डेट्स में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।